हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, हमने फ्योल के टोटल 6 प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं। लास्ट प्रिंसिपल जो हम पढ़कर गए थे बेटा, उसका नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है ना? जिसमें फ्योल ने बोला था कि कोई भी एम्प्लॉय अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस ना दे, रादर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दे। ग्रुप का इंटरेस्ट बहुत आगे है किसी भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट से, यानी कि ग्रुप का इंटरेस्ट सुपरसीड करता है किसी भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। तो बेटा, ग्रुप के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को इंपॉर्टेंस देनी है। ये बात हमने कर ली थी। ठीक है जी, आगे बढ़ा रहे हैं। अजितेश पावा, सामने देखो दो। और वो सेवेंथ प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। प्रिंसिपल का नाम है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज बेटा, ये प्रिंसिपल बोलता है फेयर वेजेस शुड बी गिवन टू द वर्कर। क्या कहता है बेटा ये प्रिंसिपल? फेयर वेजेस शुड बी गिवन टू द वर्कर। और कोई पूछे व्हाट इज फेयर, क्या ये डिफाइन किया फ्योल ने कि फेयर क्या है? भाई, मैं अगर कहना चाहूं कि 10 रुपए दे दिए हमने किसी एम्प्लॉय को, मेरे हिसाब से फेयर है तो फेयर है। 10 रुपए फेयर है, 10,000 फेयर है, 10 करोड़ फेयर है, 100 करोड़ फेयर है, क्या फेयर है? तो बेटा, फ्योल ने बताया कि उसके लिए फेयर क्या है। फेयर इज अ सब्जेक्टिव टर्म, कहीं डिफाइन नहीं है, पर उसने बताया कि फेयर क्या है। कहता है फेयर शुड बी फेयर टू द बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज। बेटा, उसने कहा फेयर वेजेस दे दो वर्कर को। अब ये फेयर क्या है? वो एम्प्लॉयर के लिए भी फेयर होना चाहिए और एम्प्लॉय के लिए भी फेयर होना चाहिए। मैं एम्प्लॉयर के लिए वर्ड ई आर लिख रहा हूँ, एम्प्लॉय के लिए डबल ई लिख रहा हूँ, क्योंकि एंड में इसके ई आर आता है एम्प्लॉयर के, एम्प्लॉय के डबल ई। वो एम्प्लॉयर के लिए क्या चीज फेयर है? एम्प्लॉयर के लिए हर वो चीज फेयर है जो उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंडर अंडर आ जाएगा। आप खुद सोचो बेटा, सहारनपुर लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो महीने भर के 50,000 रुपए कमाती है। अगर वो अपने एम्प्लॉय को 10,000 15,000 भी दे रहे ना, इट इज फेयर, क्योंकि उसकी पेइंग कैपेसिटी उतनी ही है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख कमा रही है और अपने एम्प्लॉयज को 20-25 हजार पे कर रही है ना, इट इज फेयर। लेकिन अगर बात करो गूगल की, अगर वो सुंदर पिचाई को 320 करोड़ दे रहे हैं, इट इज फेयर। तो फेयर वर्ड डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी कितनी है। फेयर वर्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला था? फेयर से सब्जेक्टिव टर्म डिपेंड करेगी बेटा चीजों के ऊपर। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है ना? एम्प्लॉयर के लिए क्या चीज फेयर है? जो उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंडर अंडर आ जाए। और एम्प्लॉय के लिए फेयर क्या? जो उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे। कम से कम उतना पैसा दो कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए। बाबू, अच्छा, फेयर वेजेस देने से होगा क्या? बाबू, फ्योल का कहना ऐसा है, अगर आप फेयर वेजेस पे करते रहोगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की आपस रिलेशन बहुत सुधरेगी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और अगर आप देखो, कहीं ना कहीं ये बात कुछ कुछ सिमिलर नजर आएगी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर, क्योंकि लड़ाइयाँ एक ही चीज के पीछे हैं। समझ में आ रही है बात? एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ। बाबू, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या बोलता है? फेयर वेजेस शुड बी गिवन टू द वर्कर। और मैं पूछूं बेटा फेयर क्या है, तो फेयर वर्ड का एक डिफाइन नहीं है, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। फेयर शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयर के लिए हर वो चीज फेयर है जो उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंडर अंडर आ जाए, और एम्प्लॉय के लिए हर वो चीज फेयर है जो उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे। समझ में आती है बात? इतना सही प्रिंसिपल है। ठीक है जी, आज मेरी कोशिश ऐसी है कि 3 प्रिंसिपल करने के बाद हम पढ़े। ठीक है जी, देखते हैं कितने करने के बाद पढ़ते हैं। अगर मैं 1 सेकंड पॉज करना। बाबू, नेक्स्ट प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल का नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बाबू, जितने भी नए बच्चे हैं ना, सबको समझ में आ जाएगा, आप सामने देखना 100% समझ में आ जाएगा, यहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी।
प्रिंसिपल का नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बताता हूं बेटा क्या होता है सेंट्रलाइजेशन और क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन। शुक्र है बिजनेस स्टडीज में फ्री हैंड कुछ भी बना सकते हैं। अगर भाई साहब चमकाना होता मैं पक्का फेल था इसमें। चलो जी खैर सुनो जी बाबू, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। क्या decision making power in few hands only is also known as centralization, या decision making power in the hand of top level only is also known as centralization। तीन अलग अलग बातों से सेंट्रलाइजेशन को डिफाइन किया जा सकता है। अगर डिसीजन मेकिंग पावर एक ही बंदे के हाथ में हो तो आप कहोगे ये ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है। डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स ओनली, ये भी सेंट्रलाइजेशन, अगर कुछ बंदों के भी हाथ में हो तब भी आप कहोगे ये सेंट्रलाइजेशन है। या डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल ओनली, अगर सिर्फ टॉप लेवल ही सारे डिसीजन मेकिंग कर रहा है, नीचे वाले लेवल से कोई पूछा नहीं जाता कुछ नहीं बाबू, तो वो भी सेंट्रलाइजेशन है। ठीक है जी बाबू, एक आदमी डिसीजन ले रहा है, सब के सब बैठे हुए मुंह ताक रहे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बोल सकता हूँ। ठीक है जी, तो बाबू डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिस्पर्सल ऑफ पावर टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की। बाबू टॉप लेवल था, इसने अपनी पावर कुछ मिडिल लेवल को बांट दी। मिडिल लेवल ने क्या किया बेटा? अपनी पावर फर्दर बांट दी। और इन्होंने क्या किया? अपनी पावर फर्दर बांट दी। बेटा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिस्पर्सल ऑफ पावर टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की, यानी कि पावर तब तक बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी जब तक लोएस्ट लेवल ना आ जाए हायरार्की का। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, गैस करना, मुझे पता है आपको नहीं पता, गैस ही कर दो चलो। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन अच्छा या डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा? क्या अच्छा लग रहा है आपको, सेंट्रलाइजेशन अच्छा लग रहा है या डिसेंट्रलाइजेशन? तो मिक्स राय आने लगी। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन कितने लोग कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन अच्छा लग रहा है? गैस ही करना है, मुझे पता है आपको नहीं पता। डिसेंट्रलाइजेशन कितनों को अच्छा लग रहा है? रिद्धि जी कुछ तो अच्छा लग रहा होगा आपको। चलो अच्छा मेरी बात सुनो बाबू, जब भी ऐसा कोई पूछे ना कि सेंट्रलाइजेशन अच्छा या डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा, कभी मत कहना सेंट्रलाइजेशन अच्छा या डिसेंट्रलाइजेशन। इट ऑलवेज डिपेंड बाबू। अच्छा ये भी नहीं है और अच्छा ये भी नहीं है, मैं साबित कर देता हूँ, मेरा दिल नहीं कह रहा बात कहने को। एक बात बताओ बाबू, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली, इसी सिचुएशन को तो सेंट्रलाइजेशन बोला गया। सारे डिसीजन एक ही आदमी लिए जा रहे हैं। ठीक है, एक बात बताओ, ये बिल्कुल वैसे ही है कि स्कूल में प्रिंसिपल है, ठीक है, इसको मेजर मेजर टीचर की अपॉइंटमेंट देखनी थी, एडमिशन से रिगार्डिंग प्रोसेस लिखना था, फॉलो कराना था। बाबू ये तो ये कर ही रहा है, लेकिन ये और भी कुछ कर रहा है, ये देख रहा है भाई साहब सारे डिसीजन इसके हाथ में अगर दे दोगे तो क्या होगा आप खुद समझो। ये देख रहा है भाई साहब हर क्लास में पहुंचा रहा क्या, आज फोर्थ ग्रेड आ गए, उनकी अटेंडेंस होगी। अच्छा 40 मिनट हो गए, बेल क्यों नहीं बजी? 40 मिनट का पीरियड खत्म हो गया। अच्छा लाइब्रेरी में बुक्स आनी थी, वो आ गई। यानी कि बेटा स्ट्रेटेजिक प्लान भी ये बना रहा है और रूटीन जॉब्स भी ये देख रहा है। मेन काम जो इसको करने थे वो तो कर ही रहा है, रूटीन जॉब्स भी देख रहा है। और अगर आप फील करो तो ये इतना ओवरबर्डन हो जाएगा कि पागल हो जाएगा अगर एक आदमी सारे काम करे। समझ में आ रही है बेटा बात? तो अच्छा तो नहीं लग रहा मेरे को तो देखने में। और डिसेंट्रलाइजेशन, बेटा डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? पावर थी इसके हाथ में, इसने नीचे वाले लेवल को बांट दी, उसने उससे नीचे वाले लेवल को, उसने उससे नीचे लेवल को, जब तक आखिरी लेवल तक ना पहुंचगी पावर बढ़ती रही। अब कईयों ने कहा ये अच्छा अच्छा, चलो ये भी देख लेते हैं कितना अच्छा। एडमिशन करना था प्रिंसिपल को, उसने पावर बांटी, किसी वाइस प्रिंसिपल को पावर दे दी, उसने पावर बांटी, किसी टीचर को पावर दे दी, टीचर ने पावर बांटी, किसी चपड़ासी को पावर दे दी, चपड़ासी एडमिशन कर रहा। नहीं आप तो चाहोगे कि बिल्कुल अच्छा है ये यही हो, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन भी नहीं हो सकता। आप तो ये चाहोगे चपड़ासी एडमिशन करे बाबू, लेकिन ये किसी भी हाल में अच्छा है क्या?
नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ आइडियली सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। बेटा आइडियली एक ऑर्गेनाइजेशन को पार्टली सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और पार्टली डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। इन दोनों का मिक्सचर अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों? एज फार एज स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर कंसर्न्ड एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सेंट्रलाइज्ड। जहां तक स्ट्रेटेजिक प्लान की बात है ना बेटा, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज रहे तो ही ज्यादा अच्छा है। स्ट्रेटेजिक प्लान टॉप लेवल ही बनाए, कुछ ही लोग बनाए, वही अच्छा है। और एज फार एज रूटीन जॉब्स आर कंसर्न, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज ही होना चाहिए। अगर रूटीन जॉब की बात करें, रूटीन जॉब इसको थोड़ी करनी चाहिए। रूटीन जॉब तो बांट दो लोएस्ट लेवल तक, करते नहीं अपने आप लोएस्ट लेवल के पर्सन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को आइडियली पार्शली सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और पार्शली डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। समझ में आ रही है अभी तक जितनी भी मैंने बात बोली? लेकिन अगर फिर भी बोलना हो कि सेंट्रलाइजेशन किस सिचुएशन में अच्छा है, तो मैं बोल सकता हूं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन एक बहुत आइडियल सिचुएशन। सच के सामने देखना बेटा, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइज को बहुत अच्छा माना गया है। जहां ऑर्गेनाइजेशन में है ही 10-15 लोग, बेटा अगर आप वहां डिसेंट्रलाइजेशन करने की सोचोगे ना, वो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। वहां एक आदमी डिसीजन लेना सबसे अच्छा होगा। आप खुद सोच कर देखो, एक क्रिकेट टीम को या 11 लोग खेल रहे हैं बेटा, एक कैप्टन है, वही सिचुएशन अच्छी है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही अच्छा रहता है। लेकिन आप देखो बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन को जो इतनी बड़ी है, डोंट टेल मी कि आपने एक ब्रांच को एज्यूम कर लिया दिमाग में। मैं बैंक ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे पीएनबी की बात करो। किसी एक ब्रांच के बारे में ना सोचो, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या होना चाहिए उसको? डिसेंट्रलाइज होना ही अच्छा है। तो अगर वैसे बोलना हो तो सेंट्रलाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है और डिसेंट्रलाइजेशन बेटा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। लेकिन आइडियल सिचुएशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन को इन दोनों का कॉम्बो ही यूज करना चाहिए, ठीक है ना। इंडिया का पंचायत सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। भाई हर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जाने लगे तो क्या होगा? ऑलरेडी 30 लाख केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, करोड़ हो जाएंगे। दिन रात भी खुल जाए ना सुप्रीम कोर्ट तो आपको कभी जस्टिस नहीं दे पाएगी। दिन रात भी खुल जाए तो आप खुद समझ कर चलो बेटा, सबसे पहले गांव के छोटे मोटे मसले पंचायत ही सुधार देती है, बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा बड़ा मसला होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में आ जाता है, उससे बड़ा मसला होता है हाई कोर्ट में आ जाता है, और बड़ा मसला होता है सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो पंचायत क्या है बेटा? बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया प्रिंसिपल क्या है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? ऑल ओके? चलो अभी जल्दी नहीं करते, तीसरा नहीं पढ़ते क्योंकि तीसरा भी बड़ा प्रिंसिपल है। आप दोनों रीड करके बता दो, 7th और 8th प्रिंसिपल रीड करके बता दो। अब वो आगे बढ़ा रहे हैं बात को, 9th प्रिंसिपल पर आ गए। 9th प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे पेपर में कुछ ना कुछ पोर्शन काफी टाइम दिखाई देता रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करो यहाँ से कुछ आ सकता है। अब वो प्रिंसिपल का नाम है स्केलर चेन, ठीक है ना जी। और क्या होती है स्केलर चेन अभी पता लग जाता है, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बाबू स्केलर चेन दिखने में कुछ ऐसी है, यानी कि इन्वर्टेड वी की तरह, एक अपोजिट वी की तरह कह सकते हो, ठीक है ना जी। मैं अभी 1 मिनट डायग्राम पूरा कर लूँ फिर इसके बारे में कुछ बताता हूँ, इसके कुछ फीचर्स बताता हूँ। बाबू ये है स्केलर चेन। स्केलर चेन को माना गया इट इज चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कम्युनिकेशन एंड चेन ऑफ अथॉरिटीज। प्लीज सब सामने देखो, ठीक है ना। नोट्स में कोई काम की बात नहीं लिखी होती है, एडवांस बताया हुआ है, बाकी देखते रहो, वो आपकी इच्छा है। क्या है स्केलर चेन? चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कम्युनिकेशन और चेन ऑफ अथॉरिटी। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे ये तीनों चीजें बता देती है। बाबू ये भी बता देती है कि कम्युनिकेशन कैसे चलेगा, चेन ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी बता देती है कौन किसको कमांड देगा, कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट। बाबू चेन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी बता देती है किसकी पावर कितनी है, ठीक है जी। 1 मिनट के लिए सब सामने देखना, मैं आपसे गेस करा लेता हूँ।
क्योंकि पहली बार में ही देखकर बहुत सारे लोग इसको गेस कर देते हैं। एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं पूछूं सी का सबऑर्डिनेट कौन है, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जूनियर, सी का जूनियर कौन लग रहा है आपको? डी, फटाफट से बोलो डी, काफी सारे बच्चों ने बोल दिया। अच्छा, सबसे ज्यादा पावर किसकी नजर आ रही है आपको? ओ आ रही है सबसे ज्यादा पावर नजर। सी का सुपीरियर कौन है? सुपीरियर मतलब सीनियर कौन है? कौन है? अब यहां पर आप गलत हो, मैंने जानबूझ के बुलवाया आपसे, आपको पता भी नहीं लगा कि मैंने ही बुलवाया। तो वो सी का सुपीरियर बी भी है, ए भी है और ओ भी है। हाँ, ये कह सकते हो सी का इमीडिएट सुपीरियर इज बी, पर सुपीरियर तो तीनों ही हैं, बी, ए और ओ। ठीक है जी। सबसे ज्यादा पावर किसकी बताई थी आपने? ओ की। ओ के बाद सबसे ज्यादा पावर किसकी है? ए और बी दोनों की पावर से। ठीक है ना जी। अच्छा, ये समझ में आ गया कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है? सबको समझ में आ गया? चलो बताओ, बी का सबऑर्डिनेट कौन है? सी और डी दोनों है। मान रहे हो इस बात को? तो ये समझ में आ गया कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। अगर ये समझ में आ गया कि कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट, तो ये भी समझ में आ गया होगा कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, कौन किससे ऑर्डर ले सकता है, कि टोटल कमांड कैसे चलेगी, कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन किसके लिए अकाउंटेबल, सब कुछ समझ में आ गया। पक्की बात। अब कम्युनिकेशन कैसे चलेगा ये समझ लो। चेन ऑफ अथॉरिटी समझ में आ गई कि सबकी पावर समझ में आ जाती है स्केलर चेन देख के। चेन ऑफ कमांड समझ में आ गई कि कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसका सुपीरियर सबऑर्डिनेट, सब कुछ क्लियर है। अब समझ लो कम्युनिकेशन चलता कैसे है। इफ सी वांट्स टू कम्युनिकेट विद आर, स्केलर चेन कहती है सी डायरेक्टली आर से बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ये अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो ये सेल्स डिपार्टमेंट है। पहली बात तो ये कि सी और क्यू तो कभी आपस में बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा लोअर रैंक का एम्प्लॉय एक दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे अपर रैंक के एम्प्लॉय से बात करेगा क्या? आपका लेवल ही सेम नहीं है, ये तो कम्युनिकेशन ही अलाउड नहीं है। अगर सी को आर से बात करनी है, अपने सेम लेवल पे बात करनी है, तो कैसे करनी पड़ेगी? सी वो बात बताएगा बी को, बी ए को, ए ओ को, ओ पी को, पी क्यू को, क्यू आर को। ऐसे कम्युनिकेशन चलेगा, यानी कि बिल्कुल नुमाइश स्कैम की तरह। जिसको कहना उसको डायरेक्टली नहीं कहना, पहले पूरा घुमा घुमा के सारी दुनिया को बता दो ताकि दुनिया उसको बता दे। ठीक है ना दी? सर, स्केलर चेन की कुछ लिमिटेशन भी समझ में आई होंगी आपको, अगर ये देखा है तो आपने, कि कोई सीक्रेसी रह ही नहीं सकती, और डिसीजन मेकिंग में भी बहुत टाइम लगेगा। मान लो अगर डी कुछ ए को ही बताना चाहता है तो डायरेक्टली तो कभी बोल ही नहीं पाएगा। डी पहले सी को, सी बी को, बी ए को और फिर ओ को, तो वह वो इतना टाइम कम्युनिकेशन में लगाओगे तो डिसीजन मेकिंग में तो पता नहीं कितना लगाओगे। तो डिसीजन मेकिंग में भी बहुत टाइम लगने वाला है और कुछ सीक्रेसी भी नहीं है। समझ में आ रही है सारी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बाबू, स्केलर चेन का एक सॉल्यूशन भी फ्योल ने बताया, पर वर्ड आराम से सुनना। उस सॉल्यूशन का नाम है बेटा गैंग प्लैंक। फ्योल ने बताया कि स्केलर चेन इज अ स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस, आप लेकिन इमरजेंसी में गैंग प्लैंक यूज कर सकते हो। और साथ साथ ये भी बोल दिया फ्योल ने कि ध्यान रहे गैंग प्लैंक नॉर्मल प्रैक्टिस ना बन जाए, ये सिर्फ इमरजेंसी में यूज होगी। स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस स्केलर चेन। और गैंग प्लैंक कहता क्या है? गैंग प्लैंक कहता है अगर इमरजेंसी हुई तो आप अपने सामने वाले लेवल से बात कर सकते हो। पर बाबू बड़े होनहार हैं हमारे कुछ प्राइवेट राइटर्स, कुछ टीचर्स भी, जब गैंग प्लैंक पढ़ाते हैं तो आपको ये बता देते हैं सी क्यू से बात कर सकता है। उन्हें गूगल बाबा दिखा देना आज, किसी भी जगह पे गैंग प्लैंक का डायग्राम कभी ऐसे हो ना कि किसी भी लेवल पे बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है बेटा, कभी भी फ्योल ने तो ऐसा कहा नहीं, उनका खुद का दिमाग क्या कहता है उनको पता। गैंग प्लैंक क्या कहता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अपने सामने वाले लेवल से बात कर सकते हो। अब बच्चे पूछेंगे कौन सी इमरजेंसी की बात कर रहे हो? एक एग्जांपल दे देता हूं आपको।
ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गया, आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, स्केल ऑफ चेंज इज अ स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस। सी पहले बी को ही बताएगा, सी जा रहा है फटाफट, बी के कान में आग लग गई, और बी जा रहा है, फिर ए को आग लग गई। बेटा इसी आग में भस्म हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद, अगर लेवल से चलता रहा तो। समझ में आ रही है बेटा बात? इन केस ऑफ इमरजेंसी गैंग प्लैंक का यूज किया जा सकता है, अपने सेम लेवल पे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी। स्केल ऑफ चेन क्या है? चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कम्युनिकेशन, चेन ऑफ अथॉरिटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात को। बाबू 10th प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल का नाम है ऑर्डर। बाबू यहाँ थोड़ी सी जनरल सेंस नहीं लगती, इसलिए आराम से सुन लेना। बाबू तगड़ा प्रिंसिपल है। 8th प्रिंसिपल बहुत बढ़िया, 9th उससे बहुत बढ़िया, और 10th उससे भी बढ़िया। सुनना जरा आराम से। बाबू ऑर्डर का मतलब जनरली हम किसी इंस्ट्रक्शन से समझते हैं, ठीक है ना, हमारी जनरल सेंस भी यही बोलती है, सिनोनियम भी यही बोलते हैं, पर बाबू फ्योल का मतलब ऑर्डर से, किसी इंस्ट्रक्शन से नहीं। बाबू फ्योल का जो ऑर्डर वर्ड से मतलब था वो बेटा अरेंजमेंट से था, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ पीपल। ऑर्डर का मतलब बेटा किसी चीज के प्रॉपर अरेंजमेंट से था, ठीक है ना, यहाँ किसी इंस्ट्रक्शन से मतलब नहीं है फ्योल का। बाबू अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ एक भी बात नोट्स में लिखी हो, इसलिए आराम से सुन लेना। पूरे ऑर्डर प्रिंसिपल की एक भी काम की बात मैंने नोट्स में लिखी हो, ठीक है ना। मैं ऐसे ऐसे किसी प्रिंसिपल की काम की सारी बातें उड़ा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ चिपका चिपका के, जो आसान आसान बातें जो कभी नहीं आएंगी पेपर में, ठीक है ना जी। तो शेर को सवा शेर वाली बात मैं हमेशा बता देता हूँ आपको, ठीक है नहीं। नोट्स मेरे बड़े इंपॉर्टेंट है, सबको बांटते हैं, मैं खुद बांटता रहता हूँ। बाबू ऑर्डर प्रिंसिपल दो तरीके की बातें करता है। मटीरियल ऑर्डर, ये कहता है ऑर्डर दो तरीके का होता है, मटीरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। बाबू मटीरियल ऑर्डर वाली बात लगती है फिजिकल रिसोर्सेस पर, सब सामने देखते रहना बेटा, बहुत काम की बात है। मटीरियल ऑर्डर वाली बात लगती है फिजिकल रिसोर्सेस पर, और सोशल ऑर्डर वाली बात लगती है ह्यूमन रिसोर्सेस पर। बाबू ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज, वर्कर्स, ठीक है जी। और फिजिकल रिसोर्सेस मतलब वही रॉ मटेरियल, वही फिनिश गुड्स, वही टूल किट्स, और भी कोई फिजिकल एसेट्स, ये सब क्या है बेटा? फिजिकल रिसोर्सेस। बाबू फ्योल ने बोला कि जो ऑर्डर है, जो अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये ऑर्डर दो तरीके के होते हैं, मटीरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटीरियल ऑर्डर इज एप्लीकेबल ऑन द फिजिकल रिसोर्सेज एंड सोशल ऑर्डर इज एप्लीकेबल ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज। बेटा यहां से उसने एक प्रिंसिपल दिया फिजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड, उसने कहा राइट थिंग शुड बी एट राइट प्लेस। ऑर्गेनाइजेशन में ना हर चीज की एक जगह है, कहता है वो चीज उसी जगह पर मिलनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? राइट थिंग एट राइट प्लेस, काम की बात, राइट मैन एट राइट जॉब, दोनों बातें याद रखना। राइट थिंग शुड बी एट राइट प्लेस, राइट मैन शुड बी एट राइट जॉब। कहने का मतलब क्या, मैं एग्जांपल देता हूं, 3-4 बैक टू बैक एग्जांपल आएंगे और पूरा ऑर्डर प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा, आराम से सुनते चलना। बाबू एक बार केस स्टडी आई, बहुत पुरानी बात हो गई, पर केस स्टडी आई थी, बढ़िया लगी थी मुझे, कि बुक्स पढ़ी हैं क्लासरूम में और चॉक्स पढ़ी है लाइब्रेरी में, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर गए? भाई बुक्स क्लासरूम में कर क्या रही हैं और चौक लाइब्रेरी में क्या कर रही है? आपने कौन सा प्रिंसिपल तोड़ दिया? ऑर्डर। आपने ये ऑर्डर फॉलो किया, राइट थिंग शुड बी एट राइट प्लेस, देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ एवरीथिंग इन द बिजनेस एंड एवरीथिंग शुड बी एट इट्स प्लेस। भैया ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज के लिए एक फिक्स जगह है, और वो चीज उसी जगह पे मिले तो बहुत अच्छी होगी। अगर आप ध्यान से सोचो ना बेटा, फ्योल ने जब ये बोला ना कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज की एक स्पेसिफाइड जगह है और उस चीज को उस जगह पे मिलना चाहिए, तो आप उसकी सोच भी समझो। अगर वो चीज उस जगह पे नहीं मिलेगी ना बेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन के समय की बर्बादी कर रहे हो आप, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज की बर्बादी कर रहे हो। समझ में आ रही है आपको बात? और मैं प्रूव करूंगा अभी, मैंने क्या बोला, 3-4 एग्जाम्पल आएंगे, अभी तो एक ही हुआ, अगला भी सुन लो। एक पर्सन एमबीए इन फाइनेंस है, ठीक है जी,
बाबू उसको क्या होना चाहिए? आइडियली मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस मैनेजर होना चाहिए, एमबीए इन फाइनेंस था, मैंने रखा भी उसको फाइनेंस के लिए था, लेकिन जब मेरे पास प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट वैकेंट हुई तो मैंने उसे उठा के प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया, चाहे उसको प्रोडक्शन की कोई समझ नहीं थी। कोई प्रिंसिपल तोड़ा मैंने? राइट मैन शुड बी एट राइट जॉब। भाई एमबीए इन फाइनेंस प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर रहे हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में? समझ में आ रही है बात? तीसरा एग्जांपल, बेटा ऑर्गेनाइजेशन में एक मशीन चलते चलते रुक जाती है, उस मशीन पे काम कर रहे 5 मशीन ऑपरेटर है, भारी भरकम मशीन है, मशीन को चलाने के लिए 5 लोग अपॉइंट रहते हैं हमेशा। 5 लोग भागते हुए आए कि मशीन ब्रेक डाउन हो गई है, उन्होंने टूल किट में टूल ढूंढना शुरू करा जिससे वो मशीन खुलेगी, पूरी टूल किट खोल के रख दी, बट टूल नहीं मिला। कौन सा प्रिंसिपल तोड़ गए? राइट थिंग शुड बी एट राइट प्लेस। अच्छा वहां बताओ, एम्प्लॉय को टूल नहीं मिलेगा वो क्या करेगा? बस बैठ जाओ, बढ़िया है, नहीं मिल रहा अपने आप ढूंढ लेगा, जो मालिक है उसको लेगा, वो लेगा टेंशन, मैं क्यों लूं? उसको तो बढ़िया, उसको तो समय खराब करना है। मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला ना, फ्यूल की इंटेंट को भी समझो आप। वो आपको यही समझाना चाहता है कि अगर हर चीज की जो फिक्स प्लेस है, अगर वो चीज उस जगह पर मिल जाएगी, कभी भी टाइम खराब नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का, कभी भी रिसोर्सेज खराब नहीं होंगे। और मैं बोलूँ यही एग्जांपल में हल्का सा ट्विस्ट लाऊं, मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई या मशीनरी चलाने में कुछ इशू फेस कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उन्होंने सुपरवाइजर को ढूंढना शुरू करा क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत थी, उन्हें मशीन कैसे चलानी है समझ नहीं आ रही थी, या मशीन के कुछ फीचर समझ नहीं आ रहे थे। जब वो सुपरवाइजर के कैबिन में गए तो सुपरवाइजर वहां पर नहीं था। कितनी बार ढूंढेंगे वो? कितनी बार जाएंगे उसके कैबिन में? बस एक बार हुआ है, बहुत है, अब बैठो खाली। अब सुपरवाइजर ढूंढेगा मैं थोड़ी देर बाद, जब वो ढूंढ लेगा और हम खाली बैठे हुए देखेंगे और पूछेगा कहाँ थे, तो वो बोल देंगे तेरे कैबिन में गए तो थे, हमें समझ नहीं आ रहा मशीन चलेगी कैसे, बता भाई कैसे चलेगी। राइट मैन शुड बी एट राइट जॉब। देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी एट इट्स प्लेस। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने प्रिंसिपल, एक भी बात नोट्स में लिखी हुई, एक भी बात। अब चुपचाप से सारी बात नोट डाउन कर दो, मैं कुछ और भी लिख रहा हूँ इसमें, वो भी लिख लो मेरे साथ साथ। फटाफट से नोट डाउन करो। क्लियर है बेटा इतनी बात? आगे बढ़ाएं बात को। बाबू 11th प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। 11th प्रिंसिपल का नाम है इक्विटी। बाबू इक्विटी का मतलब क्या है, अब जरा आराम से समझो। अगेन प्रिंसिपल तगड़ा है, केस स्टडी काफी बार आई है पेपर। बाबू इक्विटी प्रिंसिपल कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन from the no discrimination from the employees on any basis may be religion or caste or gender or language spoken or background or financial background। बाबू कहने का मतलब ये है एम्प्लॉइज से किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, चाहे जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे कास्ट के बेसिस पे हो। कई बार होता है ना एम्प्लॉयर, अच्छा ये मेरी कास्ट का है, चलो इसका प्रमोशन जल्दी और इसका प्रमोशन लेट। अच्छा भाई ये मेरी लैंग्वेज को बोलता है, मेरे गांव का है, अच्छा चल भाई फटाफट से, तेरे तो सैलरी 60,000 दूसरे की 50,000। तो वो बोलता है किसी भी एम्प्लॉय से किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है जी, ना जेंडर है उसमें, ना कास्ट है, ना रिलीजन है, ना लैंग्वेज स्पोकन है, ना बैकग्राउंड है, ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड है,
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस नहीं होना चाहिए। ऑल द एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड अलाइक, सारे एम्प्लॉयज को बिल्कुल बराबर समझो। सबसे काम की बात, जब बेटा फ्योल ने ये बोला ना कि सारे के सारे एम्प्लॉयज को बिल्कुल बराबर समझो, तो लोग इसका मतलब निकालने लगे कि सबको इक्वल सैलरी दे दो। बेटा ये फ्योल का मतलब नहीं था कि सबको इक्वल सैलरी दे दो। ऑब्वियसली सैलरी शुड बी बेस्ड अपॉन द वर्क प्रोफाइल। बाबू कभी भी फ्योल एडवोकेट नहीं करता है इक्वल को, फ्योल एडवोकेट करता है बेटा इक्विटेबल को। इक्विटेबल का मतलब समझते हैं, सैलरी एक ही सिचुएशन में बराबर हो सकती है। वो कौन सी सिचुएशन में सैलरी बराबर हो सकती है? अगर दो लोग सेम लेवल पे काम करते हैं, सेम वर्किंग आवर काम करते हैं, सेम क्वालिफिकेशन के साथ है, सेम एक्सपीरियंस के साथ है, तो सैलरी बराबर। भैया ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता कि इक्वल सैलरी हो। ये तो वही बात हो गई, स्कूल में काम कर रहा प्रिंसिपल और चपरासी दोनों की सैलरी बराबर। बेटा उसने ये कहा ऑल द एम्प्लॉइज शुड बी ट्रीटेड अलाइक, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो। वो ये नहीं कह रहा कि सबको बराबर सैलरी बांट दो, वो इक्विटेबल के फेवर में बात करता है, ना कि इक्वल के। ऑब्वियसली सैलरी शुड बी बेस्ड अपॉन द जॉब प्रोफाइल। अगर दो चपरासी हैं, दोनों का बराबर एक्सपीरियंस है, दोनों सेम वर्किंग आवर काम करते हैं, सेम लेवल पे, तो सैलरी बराबर। दो वाइस प्रिंसिपल है, सेम लेवल है, सेम वर्किंग आवर काम करते हैं, सेम एजुकेशन, सेम एक्सपीरियंस, तो सैलरी बराबर। बाबू इसकी केस स्टडी का सबसे प्यारा हिंट, अगर क्वेश्चन में 2-3 बार ये वर्ड आ जाए, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब सेम सेम सेम, ये वर्ड 2-3 बार रिपीट हो जाए, समझ जाना केस स्टडी कहां से है। क्लियर है बेटा बात? अब काम की बात बता देता हूं। फ्योल और टेलर में डिफरेंस बताया था मैंने एक जगह अभी तक, याद है? यूनिटी ऑफ कमांड और फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फटाफट से बताओ याद है कि नहीं? फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या कहता था? एक वर्कर को 8 फॉरमैन से ऑर्डर लेना है, और यूनिटी ऑफ कमांड वो कहता था 8 छोड़ भाई, दूसरे बंदे से भी ऑर्डर नहीं लेना, एक ही आदमी से ऑर्डर लेना है। वहां फ्योल और टेलर अलग अलग थे, अलग अलग थे ना, यहां पर भी अलग अलग है। सुन लो कहां से अलग है, मैं याद करा देता हूं। बाबू आपने टेलर का एक प्रिंसिपल पढ़ा था, डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम, और एक प्रिंसिपल हम फ्योल का पढ़ रहे हैं, इक्विटी। इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर टेलर और फ्योल की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क है, बता देता हूँ कैसे। वो जब आपने डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम पढ़ा था, तो डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम क्या कहता था? अब याद ही नहीं तो फिर मैं क्या बोलूँ, बताओ क्या कहता था डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम? कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को अलग अलग पीस वेज पर पे करो। एफिशिएंट वर्कर है तो हाई पीस वेज, और इनएफिशिएंट वर्कर है तो लो पीस वेज। यानी कि वहां पर वो कहता था पीस वेज में डिफरेंस डाल दो। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पीस वेज में डिफरेंस डालने का मतलब क्या है? अगर दो लोग सेम लेवल पे काम करते हैं, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सेम एक्सपीरियंस है, लेकिन एक आदमी उसमें से स्टैंडर्ड अचीव कर देता है यानी कि एफिशिएंट वर्कर है, और एक आदमी स्टैंडर्ड अचीव नहीं करता यानी कि इनएफिशिएंट वर्कर है, तो दोनों की सैलरी अलग अलग होगी ना, एज पर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। लेकिन फ्योल क्या कहता है? दो लोग अगर सेम लेवल पे हैं, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस है, चाहे आउटपुट अलग अलग है, तब भी सैलरी बराबर दे दो। तो यहां टेलर और फ्योल की सोच में फिर एक बहुत बड़ा अंतर है। दो ही जगह पर अंतर है, दोनों हो गई, फंक्शनल फॉर्मेनशिप और यूनिटी ऑफ कमांड, डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम और इक्विटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ गई? रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।